तो सर जैसे इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो नेताजी को लगता था कि सिर्फ नॉन वायलेंस से देश की आज़ादी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता था जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे सपोर्ट लेने में हम कभी भी हेजिटेट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये चाहते थे इंडिया के लिए पूर्ण स्वराज। वो ये चाहते थे कि इंडिया एक बार फ्री हो जाए, उसके बाद ये नहीं कि भ्रष्ट नेताओं के या फिर जमींदारों के पैरों तले वो कुचला जाए। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि इंडिया को एक कंप्लीट फ्रीडम मिले और इंडिया आने वाले समय में सशक्त हो। तो जब इसकी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट में भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन पावर ऑफ विमेन, और इस वजह से आपको ये पता है कि आईएनए में या इनकी आज़ाद हिंद फौज में विमेन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैप्टन लक्ष्मी सहगल का, तो एक्चुअली कैप्टन लक्ष्मी सहगल लिव्ड इन कानपुर, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, और उनकी जीवन शैली में विचारधारा के बारे में हमने पढ़ा भी है। लेकिन क्योंकि वो ऐसे एरिया से बिलोंग करती थी, उनसे एक बार मिलने का सौभाग्य मिला मुझे। तो और वो वहाँ पे एक चैरिटेबल, छोटा मोटा चैरिटेबल लोगों के लिए एक हॉस्पिटल चलाती थी, जहाँ वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए सर्व कर रही थी। और लक्ष्मी सहगल का रोल आईएनए में या आपके आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने रिक्रूट भी किया लेडीज़ को आपकी झांसी रेजिमेंट के लिए। तो आप ये बताना चाहेंगे कि विमेन का क्या रोल था आज़ाद हिंद फौज में, और कैसे उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में नेताजी के नेतृत्व में उन्होंने साथ दिया? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि आपने बताया कि आईएनए का जब गठन किया तो उसमें एक झांसी रेजिमेंट बनाया, बिल्कुल, जिसमें सारे वुमेन फोर्सेस थे। तो ये दूरदर्शिता उनका बताता है कि आज जो हम वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं कि वुमेन को इक्वालिटी मिलना चाहिए, और जो वुमेन है वो किसी भी तरीके से मैन से पीछे नहीं है, तो उस ज़माने में ही ये नेताजी को आइडिया था। और अपने बुक में भी उन्होंने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ हम वुमेन को गॉडेस मानते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसी मतलब कि एक ऐसा हमारा रिलीजन है, हिंदू रिलीजन, जिसमें वुमेन गॉडेस है और वो बहुत शक्तिशाली है, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माता पार्वती हो, सोर्स ऑफ पावर कैसे, चाहे वो माँ काली हो। तो इस पूरे प्लैनेट में अगर कोई सभ्यता और संस्कृति जो इतने लंबे समय तक अभी भी जीवित है और चल रही है सक्सेसफुली, ऐसे ग्रीस वगैरह में भी रिलीजन थी, वो भी मल्टी गॉड का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो खत्म हो गया। लेकिन आज भी एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन जो आज भी सक्सेसफुली नेविगेट कर रही है, उसमें एकमात्र हिंदू रिलीजन है जो वुमेन को इतना ज्यादा एम्पावरमेंट किया, और हम भगवान मानते हैं और गॉडेस मानते हैं। तो उस जमाने में भी नेताजी बताते हैं कि जब आधी आबादी महिलाओं की है तो आप उनको वंचित कैसे कर सकते हैं मेन स्ट्रीम, और जब तक आप उनको अपने साथ में नहीं लेंगे तो देश की आज़ादी का फिर फायदा क्या है, और फिर देश आज़ाद भी कैसे होगा। तो आप आधी जो आपका वर्किंग फोर्स है उसको तो आपने हटा दिया है। बिल्कुल, तरह तरह के कुरीतियों से, जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ आई, उससे कैसे वुमेन को सप्रेस किया गया सालों साल से, है ना। तो वो दूरदर्शिता उनका बताता है। कहीं ना कहीं। तो सर, नेताजी की जीवन शैली के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आज भी लोग याद करते हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। बट उनके एजुकेशन के बारे में, जैसे कि मैं खुद भी आती हूँ, बिलोंग करती हूँ बंगाल से, तो उनके एजुकेशन के बारे में सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि वो कैसे थे पढ़ाई में, या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था, एज ए स्टूडेंट वो कैसे थे, और फिर कैसे उन्होंने आगे एज ए पॉलिटिशियन अपनी लाइफ को आगे लीड किया। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से बहुत ही मेधावी छात्र। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हो कि 14 भाई बहन थे वो लोग। उसमें से 8 भाई और 6 बहन थे। उसमें से नेताजी का पोजीशन 9th में थे, 9th रैंक पे था वो 9th क्रम में थे। तो ये जो 8 भाई थे, उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मेरे हिसाब से शायद 5 या 6 बड़े भाई थे। तो उनके
जो 4-5 जो बड़े भाई थे उनमें सब कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अच्छे शरद चंद्र बोस जो उनके सबसे क्लोज ब्रदर थे, वो बहुत बड़े वकील थे अपने समय के, वो उनसे काफ़ी क्लोज थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़े भाइयों के संरक्षण में जब रहे तो इनके आइडिया भी काफ़ी डेवलप्ड हुए और तरह तरह का डाइवर्स बुक्स भी पढ़ते थे। खुद की भी सोच उनका डेवलप हुआ, तो वो एक एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ा। उनके फादर खुद ही बहुत बड़े वकील थे, एडवोकेट थे। तो उनका पालन पोषण एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ जहां वो इंटेलेक्चुअली बहुत मजबूत रहे बचपन से ही। दूसरा, जब मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम हुआ तो कोलकाता यूनिवर्सिटी मैट्रिकुलेशन करवाती थी और वो 4 स्टेट से मिला के यूनिवर्सिटी वो 4 स्टेट को कवर करती थी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तब जब बंगाल प्रेसिडेंसी हाँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ये आपका झारखंड भी आ वो सारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही आता था। तो उस जमाने में मैट्रिकुलेशन में उनका 2nd रैंक था पूरा यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में बताता कि वो कितने मेधावी छात्र रहे। फिर वो प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनके ऊपर आरोप लगा कि आपने एक प्रोफेसर ओटेन, उनको आपने पीटा है, क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में और हिंदू के जो हमारे भारतीय जो महापुरुष थे उनके बारे में कुछ अपशब्द उन्होंने बोला था क्लासरूम में। बिल्कुल। तो उनके ऊपर आरोप लगा कि आपने उनको पीटा है। तो उससे क्या हुआ कि उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। तो 2 साल के लिए फिर वो एक मेंटल शोषण ही था इंडियन मेंटालिटी का कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा। तो फिर उसके बाद उनको स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फिर एडमिशन मिला। फिर वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर वो ICS के लिए चले गए। तो जब आप बात करते हैं कि वो कैसे मेधावी छात्र थे, तो जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि UPSC का परीक्षा जो IAS का आज भी कितना टफ है। तो अगर कोई पूछे आपसे या हमसे कि ये जो UPSC जो ICS का जो परीक्षा जो आज होता है वो आज ज़्यादा टफ था या उस जमाने जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS से रिजाइन किया तो उस समय ज़्यादा टफ था? तो आपको बताएंगे कि आज से 100 साल पहले, मतलब 1921 में उनका सिलेक्शन हुआ था, तो ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा साल पहले ICS उतना ही टफ था जितना आज टफ। अच्छा। और उस जमाने में 6 पद के लिए वैकेंसी निकला था और उनका 4th रैंक आया था और वो रैंक उनका 1st भी आता। लेकिन चूंकि उस संस्कृत के पेपर में वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि वो क्या किए कि क्वेश्चन और आंसर शीट जब उनको मिला तो वो क्वेश्चन में ही आंसर लिखने लगे। इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ये तो हमको सब आता है। तो सोचे कि क्वेश्चन में आंसर लिख लेते हैं, फिर इसको हम फेयर करेंगे बाद में पूरा खत्म करके। और वो आधा ही फेयर कर पाए थे अपने आंसर शीट में कि वो घंटी बज गई और टाइम समाप्त हो गया। तो उनको बहुत अफसोस हुआ कि मेरा मूर्खता के चलते ये पेपर खराब हो गया। फिर भी वो 4th रैंक लाए। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ लाई करते हैं वो, किस तरीके के इंटेलिजेंट वो स्टूडेंट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस एंड फॉर मोर सच इंस्पायरिंग वीडियोस प्लीज लाइक, व्यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल न्यू दिल्ली डायलॉग। थैंक यू।